हाय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। आज की क्लास में मैं डायरेक्ट सम से रिलेटेड ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो अक्सर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आया हुआ था। मैंने लास्ट लेक्चर में ये लिया हुआ था पार्ट 1 वाली सीरीज में, लेकिन आपने देखा होगा इस क्वेश्चन में आपका W1 जो था प्लेन था और W2 जो है वो लाइन थी। तो आपको पता है कि डायरेक्ट सम देखने के लिए आपको जो सबस्पेसेस दिए हुए हैं उनके इंटरसेक्शंस देखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे चूंकि हमने W1 आपका प्लेन लिया था, W2 लाइन दिया हुआ था, तो बेसिकली हमें प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन देखना था। तो प्रीवियस लेक्चर जो कि इसका पार्ट 1 है उसमें मैंने प्लेन और लाइन के इंटरसेक्शन की सारी पॉसिबिलिटीज डिस्कस की हुई है। अगर आपने मिस किया हो तो प्लीज जाके देख लीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि यही मेरे मोटिवेशन है। अगर आप मुझे इस तरीके से मोटिवेट करेंगे तो मैं कंटिन्यू कर रखूंगा, क्योंकि आपके कमेंट्स जब आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। आपकी कोई क्वेरीज भी आती है तो भी आप वहां पे लिखेंगे तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ऑलमोस्ट मैं सारी क्वेरीज का रिप्लाई भी करता हूँ, इतना आप करिएगा, बाकी मैं आपकी हेल्प हर तरीके से करने के लिए तैयार हूँ। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन क्यों। तो यहाँ पे मैंने प्लेन और लाइन के इंटरसेक्शन की बात की थी। प्लेन और लाइन के इंटरसेक्शन की 3 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो प्लेन और लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, या तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और या तो उनका इंटरसेक्शन पूरा पूरा लाइन होगा। इससे रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है, सीरीज है, इससे रिलेटेड जो पार्ट 1 का लेक्चर है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, आप देख लीजिएगा। करेक्ट, यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपको ये प्रूफ करना है कि वेक्टर स्पेस V जो कि R³ है वो W1 और W2 के डायरेक्ट सम के बराबर है। तो बेसिक क्या कहता है कि अगर आपको ये प्रूफ करना है कि R³ जो है W1 और W2 के डायरेक्ट सम के बराबर है, तो सबसे पहले आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर आप ये लिख दो कि R³ इज द सम ऑफ W1 एंड W2, और दूसरा आप क्या प्रूफ कर दो कि इंटरसेक्शन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू 0, राइट। मतलब ये जो सब स्पेस है प्लेन और इन लाइन, इनका इंटरसेक्शन जो है ये दोनों जीरो पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा काम बन जाएगा। सबसे पहले सबसे इजी पार्ट में करते हैं, क्योंकि प्लेन और लाइन के इंटरसेक्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन एंड लाइन इज जीरो, राइट। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या, लेट XYZ be an arbitrary point belonging to intersection of W1 and W2. So if XYZ belongs to intersection of W1 and W2, it means XYZ must be an element of W1 and also XYZ should be element of W2, right? अगर XYZ W2 में बिलोंग करता है तो मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है, ये मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा, राइट। और इसको आप इक्वल टू T कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर XYZ W2 में बिलोंग करता है तो कैसा लिखता होगा, वो ऐसा लिखता होगा, X इक्वल टू 2T लिखता होगा, Y इक्वल टू T होगा और Z इक्वल टू T हो जाएगा। अगर ये XYZ जो है W1 में भी लाई करता है, इसका क्या मतलब होगा कि भाई ये W1 की कंडीशन, W1 ने जो सिचुएशंस क्रिएट की है उसे सेटिस्फाई करता हो। W1 कहता है भैया अगर आपको मेरे में बिलोंग करना है, मतलब अगर आप मेरे में आना चाहते हो तो आपको x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। मतलब अगर इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट माइनस सेकंड प्लस थर्ड शुड बी इक्वल टू 0। यही शर्त है भाई कि अगर x y z जो W1 में है तो हम कह रहे हैं भाई हम तो W1 में भी हैं, तो हमारी शर्त क्या होगी कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, मतलब फर्स्ट माइनस सेकंड प्लस थर्ड शुड इक्वल टू 0। तो आप क्या कह सकते हैं, x y z belongs to W1, यहां लिख दीजिए नाउ दिस इंप्लाइज दैट 2t minus t plus t must be equal to 0, और यहां से आपको क्या मिलता है, देखिए 2t minus t plus t equal to 0, तो ये आपका कैंसिल, दिस इंप्लाइज t equal to 0, वाओ, राइट। t equal to 0 हो गया, t equal to यहां 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि जो x y z आर्बिट्रेरी पॉइंट था इंटरसेक्शन में वो क्या हो गया, x भी 0 हो गया, 2t था, y equal to t था वो भी 0 हो गया, z equal to t था वो भी 0 हो गया। मतलब x y z which is the arbitrary point of intersection is now 0, सिंगल 0। मतलब आपने ये प्रूफ कर दिया कि इंटरसेक्शन ऑफ W1 एंड W2 इज 0। मतलब दिस ये प्लेन और लाइन जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बट दैट पॉइंट इज 0। बस ये सिंपल था। मतलब आपको कोई इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान है। और प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन मैंने ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ है, कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो आप पार्ट 1 वाला इस प्रॉब्लम का जो पार्ट 1 है इसमें आप देख लीजिएगा, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, राइट। तो ये था हमारा स्टेप 1। अब स्टेप 2 पे चलते हैं। अब स्टेप 2 में आपको प्रूफ करना है कि R³ इज द सम ऑफ W1 एंड W2, लीनियर सम। इसके लिए सबसे पहले मैं बेसिक्स कह देता हूं। मान लीजिए कि आपका वेक्टर स्पेस V है, ये सम है W1 एंड W2 का, where W एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑफ V। तो इसके लिए क्या प्रूफ करना पड़ता है, आपको क्या करना पड़ता है, V का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाइए, X बिलोंग्स टू V। जैसे यहां हमारे क्वेश्चन में हमारा क्या है, V जो है आपका है R³ है, तो V का मतलब R³ का हमको आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाना पड़ेगा जो कि क्या होगा, x y z। ठीक है, उठा लिया। अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो x है दिस मस्ट बी इक्वल टू W1 मस्ट बी इक्वल टू W2, मतलब दिस x शुड बी इक्वल टू सम ऑफ W1 एंड W2 where W1
this W1 must belongs to this W1 and this W2 must belong to some space W2. तो ये लोग ये कंफ्यूज होते हैं, W1 belongs to W1 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि W1 अगर W1 में है तो भाई इस शर्त को पूरा करेगा। पहले तो वो ऐसा लिखना चाहिए x y z टाइप का, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइप का, और साथ ही साथ फर्स्ट माइनस सेकंड प्लस थर्ड इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आप कहते हैं कि W2 जो है W2 में है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पहले तो x y z टाइप का लिखना चाहिए, और साथ ही साथ अगर इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड कहें तो फर्स्ट अपॉन 2 सेकंड अपॉन 1 फर्स्ट अपॉन 2 शुड इक्वल टू सेकंड अपॉन 1 इक्वल टू थर्ड अपॉन 1, ऐसा होना चाहिए। मतलब ये शर्तें हैं, आपको वही शर्त को फॉलो करना पड़ता है। आपका स्पेसेस W1 W2 बदलता जाएगा, लेकिन आपको सिचुएशन देखने क्या शर्त है। तो जैसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं, मान लीजिए x y z इक्वल टू W1 प्लस W2। आपको ये करना पड़ेगा। W1 किस में होगा? ये W1 में होगा और ये W2 में होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे लिखोगे एक एलिमेंट W1 का, यहाँ पे लिखोगे आप एक एलिमेंट W2 का, और इसकी अब W1 के एलिमेंट क्या है? XYZ टाइप के है ना, तो 1 2 3 और 1 2 3 ऐसा होगा कि ये एलिमेंट W1 की शर्त को फॉलो कर रहा होगा, ये एलिमेंट W2 की शर्त को फॉलो कर रहा होगा, और साथ ही साथ क्या हो रहा होगा, फर्स्ट जोड़े तो x आ जाएगा, सेकंड जोड़े तो y आ जाएगा, थर्ड जोड़े तो z आ जाएगा। और आप देखेंगे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, अगर ये W1 में, आप ये भी चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट माइनस सेकंड प्लस थर्ड 0 आ रहा होगा। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो होगा 2 टाइम्स होगा इनके, इसमें लिखा ना x इक्वल टू 2t, तो ऐसा टाइप का ही होगा, 2 टाइम्स t t t ऐसे टाइप का होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो W2 का एलिमेंट कैसे टाइप लिखते हैं, 2t t, मतलब वहां सेकंड और थर्ड सेम है, और जो फर्स्ट है सेकंड और थर्ड का 2 टाइम्स है। देखिएगा ऐसे ही होगा। ओके, तो चलते हैं इस क्वेश्चन करने के लिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसे यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स तो मैंने डिस्कस कर दिया है। लेट x y z be an arbitrary element of R3। अब आपको क्या करना है, x y z को हम लिखना चाहते हैं W1 प्लस W2 टाइप से लिखना चाहते हैं, राइट। W1 W1 में होगा स्पेस, और W2 स्पेस W2 में होगा। तो W1 को हम मान लीजिए लिख देते हैं, क्योंकि आपने देखा है सब ट्रिपलेट टाइप के हैं, तो इसको लिख दिया मान लीजिए अल्फा बीटा गामा लिख दिया, और W2 को लिख दिया हमने, हाँ W2 क्या लिखते हैं, इनडायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ। W2 में अगर होना है आपको, तो आपको पता है W2 का पहला एलिमेंट x है, दूसरा एलिमेंट y है, तीसरा एलिमेंट z है, तो हम इस x y z से क्या लिख सकते हैं, हमने देखा भी कि एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ W2 विल लुक लाइक दैट। कैसे लिखेगा, x by 2 इक्वल टू y अपॉन 1 इक्वल टू z अपॉन 1 इक्वल टू t कर दें, तो x इक्वल टू 2t, y इक्वल टू t, z इक्वल टू t। सिंपली यही लिखिए भाई, W2 का कोई पॉइंट ऐसा दिखता है तो यहाँ पे लिखिए ऐसे, यहाँ पे थोड़ी लिख देंगे आप x by 2 इक्वल टू y by 1 इक्वल टू z by 1। यहाँ से हमको ये पता चलता है W2 का कोई पॉइंट x y z कैसा टाइप का है, 2t टाइप का है, y कैसा टाइप का है, t, एंड z इज नॉट t। ये बात हो गई। लेकिन अभी हमारा एक शर्त हमने प्रूव नहीं किया कि अगर ये W1 में है, मतलब ये अल्फा बीटा गामा जो है, क्या अगर अल्फा बीटा गामा, अभी ये भी शर्त पूरी करनी है, इसको भी तो शर्त पूरी करनी है कि ये W1 में है। अगर ये W1 में है तो ये W1 की शर्त को पूरा करेगा। W1 की शर्त क्या है कि अगर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, फर्स्ट माइनस सेकंड प्लस थर्ड शुड इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे आप क्या लिखना पड़ेगा, अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0। और यहाँ से आप एक और काम कर सकते हैं आसान काम करने के लिए, क्योंकि आपको पता है अल्टीमेटली आपको अल्फा बीटा गामा और टी की वैल्यू निकालनी है x y z के टर्म में, तभी तो आप कहोगे ना कि अल्फा प्लस 2t इक्वल टू x। तो अगर अल्फा और t की वैल्यू x y z के टर्म में है ही नहीं, तो कैसे आप कहोगे कि अल्फा प्लस 2t इक्वल टू x। तो इसका मतलब अल्टीमेटली आपको निकालना है अल्फा बीटा गामा और t की वैल्यू x y z के टर्म में निकालना है। यहां से एक काम आसान कर सकते हैं, जैसे ये इक्वेशन है, तो यहां से अगर हम ये लिख दें बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो आपने ये जो लिखा हुआ है x y z इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपली अल्फा, और बीटा क्या लिख दिए क्या, अल्फा प्लस गामा, और यहाँ पे गामा, और यहाँ पे लिखा 2t t t। इससे आपका एक काम आसान हो गया। आसान काम क्या हो गया, अब आपको क्या लिखा, अब आपके वेरिएबल्स कम हो गए, अल्फा गामा टी, मतलब आपको सिर्फ अल्फा गामा और टी की वैल्यू निकालनी है, किसके टर्म में, x y z के टर्म में निकाल के यहाँ पे रख देनी है। चलिए अच्छा हो गया। और जरूरी नहीं कि यहाँ पे मैंने बीटा इक्वल अल्फा प्लस गामा ही लिया, आप चाहे तो अल्फा की वैल्यू ले सकते हैं, अल्फा इक्वल टू गामा प्लस बीटा कर सकते हैं, सॉरी माइनस गामा प्लस बीटा कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल यहाँ पे वो चेंज कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से बीटा इक्वल अल्फा प्लस गामा लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस 2t, अल्फा प्लस गामा प्लस t, और इसको क्या लिख सकते हैं, गामा प्लस t। अब देखिए क्या बचा, अब आपको क्या करना है, यहां से इस इक्वेशंस बनाने हैं अल्फा गामा टी पे। देखिए इससे आपको क्या मिलता है, दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस 2t इज इक्वल टू x, अल्फा प्लस गामा प्लस t इज इक्वल टू व्हाट y,
और तीसरा इक्वेशन क्या मिलता है, गामा प्लस टी इज इक्वल टू आपको मिल गया क्या, जेड। ये है इक्वेशन 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अब यहां से आपको बस सिंपल एक ही काम बचा हुआ है, अल्फा गामा टी की वैल्यू निकालिए एक्स वाई जेड टर्म में और क्वेश्चन सॉल्व। यही है इसका बेसिक्स था। अब देखिए यहां पे बहुत ही आसान है, 2 3 कीजिए तो गामा गामा कैंसिल, टी टी कैंसिल। अगर 2 3 करते हैं तो आपको सिंपली मिल जाएगा अल्फा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y माइनस जेड। चलिए अल्फा की वैल्यू मिल गई एक्स वाई जेड के टर्म में, और अगर ये अल्फा की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें तो आपको t की वैल्यू मिल जाएगी एक्स वाई जेड की वैल्यू, ठीक है। अगर इसको आप मान लीजिए 4 कर देते हैं तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 4 अल्फा की वैल्यू क्या रख देंगे आप, y माइनस जेड प्लस 2t इक्वल टू x। दिस इंप्लाइज व्हाट यू कैन राइट 2t इक्वल टू x माइनस y प्लस z। दिस इंप्लाइज योर t इज इक्वल टू x माइनस y प्लस z बाई 2। देखिए t की वैल्यू भी आपको x y z के टर्म में मिल गई। अब t की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दीजिए जिससे कि आपको गामा भी मिल जाए। जैसे कि मान लीजिए आप अल्फा की वैल्यू यहां रखिए, t की वैल्यू यहां रखिए, तो आपको गामा मिल जाएगा फ्रॉम 2, इसको 4 लिख देते हैं, इसको 5 कर देते हैं, ठीक है। फ्रॉम 2 4 5 अगर आप वैल्यू रखेंगे तो आप देखिएगा आपको गामा की वैल्यू जो मिलेगी, गामा विल कम आउट टू बी योर माइनस x प्लस y प्लस z बाई 2, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अल्फा बीटा गामा इसकी वैल्यू मिल गई। आपका एक्चुअली सारा काम हो गया। आप यही चाहते थे कि अल्फा बीटा गामा इसकी वैल्यू, अल्फा बीटा सॉरी बीटा तो हमारा हो ही चुका है, बीटा की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो बाय मिस्टेक से मैंने बोल दिया। आपको चाहिए थी अल्फा, आपको चाहिए था गामा, आपको चाहिए था टी, बस ये 3 वेरिएबल बचे थे। बीटा की जगह तो हमने अल्फा प्लस गामा कर दिया था, तो हमारा काम वैसे आसान हो गया था। तो सारे वेरिएबल्स मैंने निकाल लिए, मतलब आपने क्वेश्चन एक्चुअली कर लिया। अब आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार क्लियर कर देता हूं मैं। अब आपको जाना है क्या, वेरीफाई करना है, तो आप लिख सकते हैं। आपने स्टार्टिंग कहां से किया था, x y z से किया था, राइट। x y z इक्वल टू आपने क्या लिखा था, याद कीजिए। आपने लिखा था कि अल्फा लिखा था यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे लिखा था बीटा था आपका, बीटा की जगह आपने क्या लिख दिया था, अल्फा प्लस गामा लिख दिया था, और यहाँ पे आपने सिंपली लिखा हुआ था क्या, अल्फा प्लस गामा एंड हियर गामा, और यहाँ पे क्या लिखा था आपने 2t t एंड t। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आप यहाँ पे अल्फा प्लस गामा और गामा कर दीजिए, यहाँ पे 2t और t की सारी जो वैल्यूज है यहाँ पे रख दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व। और अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप देख लीजिएगा कि जो टर्म आप यहाँ लिखे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का फर्स्ट क्वाड्रेंट सम करेंगे तो x आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट सम करेंगे तो y आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट सम करेंगे तो z भी आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू क्या निकाला था आपने, y माइनस z निकाला हुआ था, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए y माइनस z। उसके बाद अल्फा प्लस गामा करना है आपको, है ना। अल्फा प्लस गामा मतलब अल्फा की वैल्यू आपने क्या निकाला था, y माइनस z प्लस गामा, गामा की वैल्यू थी आपकी क्या, y माइनस x प्लस z अपॉन 2 थी, ओके। और यहाँ भी आपके y माइनस x प्लस z अपॉन 2। तो ये देखिएगा, आप ये देखिएगा दिस मस्ट बिलोंग्स टू W1। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, अगर ये W1 में है तो आपको पता है W1 शर्त क्या है, अगर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो फर्स्ट माइनस सेकंड प्लस थर्ड मस्ट बी इक्वल टू 0। आप चेक कीजिएगा ये W1 में है तो फर्स्ट माइनस दिस प्लस दिस करेंगे तो 0 आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। प्लस ठीक W2 का क्या लिखते हैं, W2 का एलिमेंट क्या है, 2 टाइम्स t, तो t की वैल्यू हमने क्या निकाला था, x माइनस y प्लस z निकाला था, राइट, अपॉन 2। तो 2 टाइम्स t, तो 2 टाइम्स t मतलब x माइनस y प्लस z अपॉन 2, ये हो गया हमारा दिस। उसके बाद आपका क्या था, यहाँ पे t था, तो x माइनस y प्लस z अपॉन 2 और x माइनस y प्लस z अपॉन 2। तो ये तो सही है, इसमें कोई लोड ही नहीं है, क्योंकि देखिए 2 टाइम्स t एंड t, तो भाई ये तो W2 में होने की शर्त को निभा रहा है। ये W1 में है कि नहीं, इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा, फर्स्ट माइनस सेकंड प्लस थर्ड मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहां से हमने क्या ये भी प्रूफ कर दिया कि r क्यूब इज द सम ऑफ W1 एंड W2। आप चाहे तो ये भी चेक कर सकते हैं, इसको जोड़ेंगे तो x आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो y आ जाएगा, थर्ड जोड़ेंगे तो z आ जाएगा। ये आपके वेरिफिकेशन के लिए मैंने छोड़ दिया है, आप चेक भी कर लीजिए, सारे कैलकुलेशंस आई होप कि करेक्ट होंगे, क्योंकि कैलकुलेशन इज नॉट ए बिग डील। मेन चीज क्या है कि बेसिक्स, आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि आपको अगर प्रूफ करना है r क्यूब इज द सम ऑफ W1 एंड W2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि r क्यूब का आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाते हुए xyz, उसको आपको लिखना है दिस इज इक्वल टू W1 व्हिच शुड बी एलिमेंट ऑफ W1 स्पेस प्लस W2 where W2 be element of W2। अब W1 belongs to W1 means W1 जो है एलिमेंट है सबस्पेस W1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि W1 में होने की जो शर्तें हैं वो ये एलिमेंट पूरा करता है, बस यही चीज था। आई होप कि आपको समझ में आया हो। Still if you have any doubt
कोई कंफ्यूजन हो, आप फ्रीली आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो अप्रिशिएट भी कीजिए, क्योंकि आपके अप्रिसिएशन भी हमारी ताकत है। जो आप लोगों का क्या होता है, जनरली पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर चले जाते हैं। दिस इज नॉट फेयर। ओके, आपने समझा तो आप मेरे बारे में आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे समझ में आया, मुझे अच्छा लगा, तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा ना, राइट। मेरे को इससे खैर उसमें ज्यादा क्या बात कहना। आई होप कि आपका कंटेंट पसंद आया हो, लेक्चर सबको समझ में आ रहा हो, और आगे भी मैं कंटिन्यू रखूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज कीप वॉचिंग एंड स्टे इन टच।